हाय दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग का पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। तो आज मैं रेलवे के टेक्नीशियन नोटिफिकेशन जो इसका टाइमलाइन आ चुका है कि कब कब इसका एग्जाम्स होगा और किस प्रकार से रिक्रूटमेंट होगा, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो आरआरबी का जो ये नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें क्वालिफिकेशन क्या लगता है वो जानना बहुत जरूरी है। तो ज्यादातर कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि क्लास 10 के साथ आईटीआई का रिक्वायरमेंट होता है और अगर आईटीआई कर रखा है तब वो टेक्नीशियन का एग्जाम दे सकता है। और 10+2 वाले कंफ्यूज रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि उनके लिए कोई पोस्ट है ही नहीं, कोई पद ऐसा है ही नहीं जिसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी 10+2 वालों के लिए भी है इसमें, क्योंकि उसके लिए भी कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए 10+2 वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो 10+2 वाले का कौन सा बैकग्राउंड होना चाहिए, वो साइंस से होना चाहिए और मैथ्स प्लस फिजिक्स मैंडेटरी है। अगर आप वो कैंडिडेट है जो आपने 10+2 में फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स लेके रखा है और पढ़ाई किया है, तो आप भी रेलवे के टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन आया उसके कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, आखिर वो कौन कौन सा पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा पोस्ट ऐसा जो बेहतरीन पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी पोस्टिंग के बाद। अदरवाइज क्या होती है, कई सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें इसका जो वर्क लाइफ होता है ना, बहुत चैलेंजेस होता है वर्क में। यानी काम जो होता है, जब आप पोस्टिंग होती है, जो काम करते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस होता है, बहुत डिफिकल्टीज होती है, कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें, काम करने में डिफिकल्टीज होती है, तो दिक्कतें कई प्रकार की आती है। तो उन सभी चीजों को समझना जरूरी है कि आखिर कौन सा ऐसा पोस्ट के लिए अप्लाई करें जिससे कि काम कम करना पड़े, दिक्कतें कम रहे, लाइफ अच्छे से चल पाए। लेकिन अगर आपको ये जानकारी नहीं है और पोस्ट का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं ना, तो आप किसी भी पोस्ट की प्रायोरिटी किसी प्रकार से भी सिलेक्ट कर लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये प्रायोरिटी पता नहीं होता है कि कौन से पोस्ट अच्छे हैं और उसको नंबर 1 में रखे। यानी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो नंबर 1 प्रायोरिटी में आपको रखा जाएगा, पहला पोस्ट आपको दिया जाता है। अगर पहला पोस्ट आपका मार्क्स कुछ ऐसा है कि पहला पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, मतलब आप पहला पोस्ट भर चुका है, तो आप दूसरा पोस्ट पे आपको दिया जाएगा। तो आप मार्क्स पे, कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि आपका कितना आया है और किस पद के लिए कितना कट ऑफ आया है, तो उस कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि आपको वो मिलेगा कि नहीं। लेकिन आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं और आप में ये एबिलिटी है कि आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, तो 1 नंबर पर जो पद रहेगा ना वो आपको मिलेगा। और अगर आप मैक्सिमम मार्क्स लाए तो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उस पद के लिए जो आप 1 नंबर पद पे रखे हैं, जिस पद के लिए आपने अप्लाई किया है वो 1 नंबर पद पे, लेकिन उसका आपको पता नहीं है कि वर्क नेचर कैसा, लाइफ कैसा है उस पद का। यानी उस पद पे आपकी पोस्टिंग होगी तो किस प्रकार के काम करने पड़ेंगे, और आपने भर दिया और 1 नंबर पद पे प्रायोरिटी सही से सिलेक्ट नहीं किया, 1 नंबर पद जो भी था आप में उसका, आपकी पोस्टिंग हो गई, पोस्टिंग हो जाने के बाद आप देखेंगे काम करेंगे तो आपको कई सारी डिफिकल्टीज होगी आपकी लाइफ में, जॉब से संबंधित कई प्रकार की दिक्कत आएंगे, तो आप उस समय पछताएंगे, ये सोचेंगे कि काश मैं दूसरे पोस्ट के लिए भरा होता। तो इसकी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए कि कौन सा पोस्ट के लिए आप भरे, जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आसानी से आप अपना जॉब लाइफ जी पाए। तो इस चीज को समझिए, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 10+2 वाले के लिए यहाँ पे कि 10+2 वाले कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई वाले के क्षेत्र जो होते हैं, जिस क्षेत्र से, जिस बैकग्राउंड से वो आईटीआई कर रखे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन होता है, फिटर होता है, वेल्डर होता है, टर्नर होता है, इस प्रकार से अलग अलग बैकग्राउंड का आईटीआई कोर्सेस होते हैं जो करके रखते हैं, तो उसके हिसाब से जो पोस्ट होता है वो उसी में फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकता है। और अगर वो मोर देन 1 के लिए एप्लीकेबल होता है तो वो भी प्रायोरिटी सेट करेगा कि 1 नंबर कौन सा पद रखे, दूसरा तीसरा वो सेलेक्ट कर सकता है, 3-4 पद के लिए इलिजिबल होता है वो, तो उसको भी प्रायोरिटी सेट करना पड़ता है। अगर उसको समझ नहीं आया 1 नंबर 2 नंबर किसी प्रकार सेट कर ले तो उसमें भी समस्या उत्पन्न होती है, तो उस चीज को समझना जरूरी है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 10+2 के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10+2 वाला आखिर ऐसा कौन सा पद है टेक्नीशियन का, जो आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का नोटिफिकेशन में आया हुआ है, तो वो कौन से पद को भर सकता है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। चलिए इस चीज को जान लेते हैं। इसके लिए एक डिपार्टमेंट है जिसके ज्यादातर पोस्ट निकलते हैं और वो डिपार्टमेंट है एसएनटी डिपार्टमेंट। इसका फुल फॉर्म एसएनटी का होता है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो सिग्नल एंड एसएनटी जो डिपार्टमेंट है ना, ये डिपार्टमेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है जिसमें 10+2 वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन 2 पार्ट है, ये डिपार्टमेंट एक है लेकिन इसका 2 पार्ट है, एक तो सिग्नल है और दूसरा टेलीकॉम है। तो दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकलती है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। तो एस सिग्नलिंग का जो पोस्ट निकलता है ना, उसमें जो टेक्नीशियन होता है उसको ईएसएम बोलते हैं, ईएसएम 3 का पद होता है। और टेलीकॉम का जो होता है उसको टीसीएम बोलते हैं, टीसीएम 3 का पद होता है इसमें। अब देखिए ये चीज समझना जरूरी है कि टेक्नीशियन का जो वैकेंसी निकलता है ना, आजकल जो निकल रहे वैकेंसी वो ईएसएम के पद 3, पोस्ट 3 ईएसएम 3 के लिए निकल रहा है और टीसीएम 3 के लिए निकल रहा है, यानी ये थर्ड टेक्नीशियन थर्ड ऐसे बोलते हैं, टेक्नीशियन 3 का नोटिफिकेशन निकलने वाला है, ऐसा समझ लीजिए। यानी
वो पद है, पद कैटेगराइज किया हुआ है। टेक्नीशियन 3 पद होता है, टेक्नीशियन 2 पद होता है, टेक्नीशियन 1 होता है। जैसे ईएसएम में अगर बोलेंगे सिग्नलिंग का ईएसएम में, तो इसमें ईएसएम 1 होगा, ईएसएम 2 होगा और ईएसएम 3 होगा। ये 3 पद है ईएसएम का, ये समझना जरूरी है आपके लिए। तो ये 3 पद में से जो पद होता है ईएसएम 3 वो छोटा पद होता है, ईएसएम 2 उससे बड़ा पद होता है और ईएसएम 1 उससे बड़ा पद होता है। फिर उसके ऊपर भी पद होता है, नाम चेंज हो जाता है उसका। तो उसी प्रकार से टीसीएम में भी पद होते हैं, टीसीएम 3 उससे बड़ा होता है टीसीएम 2, उससे बड़ा टीसीएम 1 और उससे बड़ा जो होता है उसका नाम चेंज हो जाता है। तो इस चीज को समझिए यहाँ पे, जो इसमें भर्ती होती है 10+2 वालों का, लेकिन आपको क्या होना चाहिए 10+2 में, ये आपका मैथ्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है, और प्लस क्या होना चाहिए आपके फिजिक्स होना बहुत जरूरी है। और अगर मैथ्स और फिजिक्स लेकर रखें तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सिग्नल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और टेलीकॉम एसएनटी डिपार्टमेंट के दोनों के लिए निकलते, सिग्नलिंग का अलग से निकलता है कुछ पद और टेलीकॉम के लिए कुछ अलग से पद निकलता है। तो इसके कौन से होते हैं सिग्नलिंग के, ईएसएम 3 के पद होते हैं और टेलीकॉम का कौन सा होता है, टीसीएम 3 का पद होता है। अब इसमें से कौन सा बेहतर है, किसके लिए अप्लाई करना चाहिए आपको, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर इस चीज का डिसीजन नहीं ले पाते आप और गलती कर बैठते हैं ना, तो आपके जीवन में चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। जब आप जॉब करने जाएंगे, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो आपके जीवन में चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। तो चैलेंजेस बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा और डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा, लाइफ स्टाइल खराब हो जाएगा समझ लो आप। तो लाइफ स्टाइल अच्छा अगर जीना है, जॉब लाइफ स्टाइल अच्छा होना जीना है आपको, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये सिलेक्शन बहुत जरूरी है मैं बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ये ईएसएम 3 जो पद होता है ना, ये थोड़ा मोर डिफिकल्ट होता है, ये इसका चैलेंजेस बहुत ज्यादा होता है, मोर डिफिकल्ट होता है इसका टास्क। और ये लेस डिफिकल्ट होता है, यानी ये तो डिफिकल्टीज होता ही नहीं, डिफिकल्ट है ही नहीं किसी प्रकार का। सबसे बेहतर कौन सा है, ये सबसे बेहतर है, ये ध्यान रखना, ये सबसे बेहतर है। इस दोनों में अगर बेहतर बोलेंगे कौन सा है, टीसीएम का पद बेहतर होता है, यानी टेलीकॉम का जो पोस्ट होता है ना, उसके लिए ही आपको पहले सेलेक्ट करना है और उसी के लिए भरना है, उसके बाद आप सिग्नल के लिए भरिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा। अगर आप गलती से पहले इसका प्रायोरिटी ले लेते हैं, बाद में इसका करते हैं, क्योंकि आप दोनों के लिए एलिजिबल है। आपने पोस्ट सिलेक्शन किया ईएसएम, पहले आपने सिग्नल कर लिया फिर टेलीकॉम कर लिया, और आपकी मार्क्स अच्छे आ गए और आपका सिग्नलिंग में पोस्ट कर दिया जाएगा, तो आप जाओगे वहां काम करोगे, तो आप देखोगे बहुत ज्यादा आपको टेंशन होती है, काम में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं ईएसएम को, मतलब उसके टास्क ही ऐसे होते हैं। तो उसमें डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है काम में, और लाइफ स्टाइल थोड़ा खराब हो जाता है उससे। क्यों, उसकी कुछ रीजन है। इसके जो वर्क्स होते हैं ना, कितने घंटे के होते हैं, ईएसएम 3 का जो टाइम वर्क टाइम होता है, कितने घंटे करने पड़ते हैं, तो वो लगभग 24 आवर्स के लिए अवेलेबल रहना पड़ता है ईएसएम 3 को। और उसी प्रकार से ये टीसीएम 3 को भी 24 आवर्स के लिए अवेलेबल होना पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि 24 आवर्स तो इसके लिए नाम का है, टीसीएम के लिए नाम का है। क्यों, इसका काम बहुत ही आसान होता है, इसमें ज्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ता है, और इसके काम बहुत डिफिकल्ट होते हैं, और इसके कई प्रकार के काम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के काम होते हैं, जो कर पाना आसान नहीं होता। और इसके काम बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के नहीं होते हैं, बहुत ही आसान होता है। तो इन चीजों को भी आप समझ सकते हैं कि इसका क्या काम होता है, ये क्या काम होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आखिर डिफिकल्टीज कैसे होते हैं। तो इस चीज को चूंकि समझना डिफिकल्ट होता है, ये चीज समझना कि इसका क्या काम, इसका क्या, ये चीज समझना आपके लिए आसान नहीं होगा। ये चीज तभी समझ पाएंगे जब आप इस पर्टिकुलर जगह पे विजिट करेंगे, जो काम ये करता है। लेकिन मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको, आप अगर इसको समझ पाएंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, तो ज्यादा आसान होगा आपके लिए समझना। ये ईएसएम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर, यानी इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होता है ना, उसको मेंटेन करने का काम करता है, सिग्नल से संबंधित है। और इसको बोलते हैं टेलीकॉम मेंटेनर, टेलीकॉम मेंटेनर, यानी टेलीकॉम से संबंधित जो है ना मेंटेनेंस करता है ये मेंटेनर। तो यहाँ ये क्या काम करता है, ईएसएम 3 का काम होता है सिग्नलिंग से संबंधित जितने भी गियर्स होते हैं, गियर सब समझिएगा, गियर्स मतलब जो भी पार्ट्स लगे होते हैं, जो डिवाइस होते हैं, सभी को गियर बोला जाता है। जैसे समझिएगा कि पॉइंट मशीन बोलते हैं, पॉइंट टर्न आउट बोलते हैं। जब ट्रेन जाती है ना सीधी दिशा में, तो ट्रेन जाती है तो कई बार देखेंगे कि ट्रेन सीधी दिशा में जा रही है, लेकिन वो मुड़ जाती है, एक लाइन इधर है और एक लाइन इधर है, तो दूसरी लाइन में वो चली जाती है। तो दूसरी लाइन में जो जाती है ना, वो ऐसे ही नहीं चला जाता ट्रेन, और वो चक्का ऑटोमेटिक नहीं मुड़ता है, वो ड्राइवर नहीं मोड़ता है उसको, ड्राइवर कुछ नहीं करता है, ड्राइवर के पास वो कमांड नहीं रहता है, वो सिर्फ स्पीड बढ़ा सकता है, वो स्पीड बढ़ाता है ड्राइवर। और कमांड कहाँ से मिलता है, कमांड मिलता है साइड पे कुछ पॉइंट मशीन लगे रहते हैं, और टर्न आउट होता है वहां पंखी बोलते हैं उसको, और टंग रेल स्टॉक रेल बोलते हैं, जो कि उसका इस प्रकार से सेट रहता है पहले से, तो वो दूसरी दिशा में चला जाएगा, और इस प्रकार से सेट रहेगा सीधी दिशा में चला जाएगा। तो साइड पे कुछ इस प्रकार के अरेंजमेंट होता है, और उस चीज से संबंधित जो डिवाइस लगे रहते हैं, जिसके द्वारा ये डायरेक्शन चेंज होता है ट्रेन का, तो वो सीधा सीधा जाएगा या थोड़ा दूसरे लाइन में जाएगा। तो वो जो डिवाइस लगे रहते हैं, उस डिवाइस को मेंटेन करने का काम ईएसएम का होता है। और सिर्फ वही नहीं, जितने भी रेल होते हैं ना, उस रेल साइड में कई प्रकार के डिवाइस लगे रहते हैं, बड़े बड़े आप देखोगे व्हाइट कलर के कुछ डब्बे लगे रहते हैं, जिसको लोकेशन बॉक्स बोला जाता है। कई प्रकार के अलग डिवाइस होते हैं, जैसे एक्सेल काउंटर बोले जाते हैं, मीन्स कई प्रकार की चीज। सिग्नल तो आप जानते ही हो, जिसमें रेड ग्रीन येलो करके दिखता है आपको, कलर एलईडी लगे रहते हैं।
तो वो सारे रहते हैं। ऐसे कई सारे चीज होते हैं जो ईएसएम को मेंटेन करना पड़ता है। तो और स्टेशन मास्टर क्या करता है, एक पैनल होता है जिससे वो सिग्नल देता है, ऑपरेट करता है। तो वो एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, रिले रूम होता है, आईपीएस रूम होता है, तो बैटरी रूम होते हैं, कई सारे इस प्रकार की चीज होते हैं जहाँ पे कई प्रकार के डिवाइस होते हैं जिन सभी चीजों को मेंटेन करने का काम ईएसएम का होता है। तो ईएसएम 3 जब पोस्टिंग होती है ना, तो उसको सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसको धीरे धीरे सीखना पड़ता है। और सीखना इस प्रकार से पड़ता है कि उसको धीरे धीरे नॉलेज हो जाए और वो पूरा काम कर पाए। तो जितने भी डिवाइस होते हैं सिग्नल गियर में डिफिकल्ट होते हैं सबको मैनेज कर पाना, क्योंकि सारा ट्रेन के मूवमेंट से जुड़ा रहता है। और अगर कोई भी डिवाइस खराब हो जाता है तो उससे संभावना होती है ट्रेन में बाधा उत्पन्न होने की। वो किस प्रकार से, अगर सिग्नलिंग इक्विपमेंट कोई खराब हो गया और सिग्नल नहीं आ रहा है तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाता है, वो सिग्नल को देख के आगे बढ़ता है ड्राइवर वगैरह। तो ड्राइवर इंजन को तभी आगे, गाड़ी को आगे तभी ले जा सकता है जब सिग्नल देखता है। अगर कोई भी सिग्नल नहीं दिया हुआ है और वो जल नहीं रहा है साइड पे, सिग्नल ग्लो नहीं कर रहा है, तो ड्राइवर वो गाड़ी को लेके आगे नहीं बढ़ सकता है। वो अपने उसी सिग्नल के पास या उसके पहले ही खड़ा कर देता है। तो उस सिग्नल की जो कमियां होती है, खराबियां होती है ना, उसको सही करने का काम ईएसएम को दिया जाता है। लेकिन ईएसएम 3 को चूंकि पोस्टिंग होती है तो इनिशियली उसको कम रहता है, लेकिन जैसे ईएसएम 2 बनता है, ईएसएम 1 बनता है और उसके ऊपर पोस्ट में जाता है ना, तो उसके लोड बढ़ जाते हैं, काम बढ़ जाते हैं। तो और इसको 24 आवर्स के लिए अवेलेबल होना पड़ता है, और इसको ज्यादातर काम आते हैं रात में भी। और वो कैसे, डे टाइम में तो काम करते ही है, रात में भी काम आता है। किस प्रकार से, जैसे अचानक से कोई सिग्नल फेल हो गया, कोई इक्विपमेंट ऐसा फेल हो गया, अब गाड़ी आगे बढ़ने के लिए दिक्कत हो रही है उसको, अगर वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, उसके डिवाइस सिग्नल काम नहीं करेंगे तो गाड़ी को आगे नहीं ले जाएगा, ड्राइवर आगे गाड़ी को नहीं ले जा पाता है। तो उस चीज को इमीडिएटली जाकर के, अगर रात का फेलियर है तो रात में जाकर के उसको अटेंड करना पड़ता है। तो वो ठंड का मौसम हो, बारिश का मौसम हो या गर्मी का मौसम, किसी भी प्रकार का हो, 24 आवर्स के लिए उपलब्ध रहना पड़ता है और उसके काम को लगातार करते रहना पड़ता है। डे टाइम नॉर्मल ड्यूटी तो रहती है, लेकिन रात में भी अवेलेबल रहना पड़ता है। हेड क्वार्टर को छोड़ना आसान नहीं होता उसके लिए, और हमेशा दिमाग में ये टेंशन चलता रहता है कि कहीं रात में कोई फेलियर ना हो जाए। अगर मोबाइल की घंटी बज जाती है ना, तो उतने में घबरा जाते हैं। ईएसएम की बात कर रहा हूँ कि कहीं किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आएगी, कोई फेलियर तो नहीं हो गया, कहीं सिग्नल तो ऐसा बाधा उत्पन्न नहीं होगी कोई जिसमें कि ना आ रहा हो, या कोई अन्य गियर कई प्रकार के होते हैं जिसमें दिक्कतें आ सकती है। तो दिमाग में वही चलता रहता है। लेकिन टीसीएम का ऐसा कोई भी गियर नहीं रहता जो ट्रेन के मूवमेंट से जुड़ा रहे। तो वो बहुत ही कम 10 से 20% ऐसा कुछ रहता है जो ट्रेन के मूवमेंट से जुड़ा रहता है। अदरवाइज ईएसएम के जो गियर दिए जाते हैं, जितने भी सिग्नलिंग गियर्स होते हैं, वो सारा सिग्नलिंग गियर ट्रेन के मूवमेंट से जुड़ा रहता है मैक्सिमम, यानी 80%। इसके तो 20% ही रहते हैं, जबकि 80% इसके गियर, सिग्नलिंग के 80% गियर ट्रेन के मूवमेंट से जुड़ा रहता है। यानी कोई भी गियर फेल होता है ना, तो ट्रेन में बाधा उत्पन्न हो जाती है, ट्रेन आगे बढ़ने की संभावना कम रहती है। तो उसको बढ़ाने के लिए फिर पेपर वर्क पे चलाया जाता है। तो पेपर वर्क में कोई लेके जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, ड्राइवर को देगा, उसमें ज्यादा समय लग जाता है। तो वो सारा डिटेंशन सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में आ जाता है, और बोला जाता है कि सिग्नलिंग डिपार्टमेंट के स्टाफ उसको अगर अटेंड करने में लेट करता है ना, तो उसको जवाब देना पड़ता है और उसको फिर सुनना पड़ता है, बातें सुनना पड़ता है कई प्रकार। लेकिन एक टीसीएम को इस प्रकार का समस्या नहीं झेलना पड़ता उसको। लेकिन एक टीसीएम को इस प्रकार की समस्याएं कभी भी नहीं आती है, क्योंकि ट्रेन से जुड़े हुए कोई भी गियर ऐसे नहीं है जिससे ट्रेन में बाधाएं उत्पन्न हो। अगर ऐसा कोई गियर होता है तो वो ओनली 20% गियर ही होते हैं जो इस प्रकार के होते हैं, जबकि ईएसएम के 80% गियर होते हैं जो ट्रेन के मूवमेंट से जुड़े होते हैं। तो ईएसएम का काम बहुत डिफिकल्ट होता है, डे नाइट पूरा भागना पड़ता है, काम कभी भी आ जाता है, मोबाइल की घंटी कभी भी बज जाती है, दिमाग हमेशा उसी में लगा रहता है कुछ फेलियर तो नहीं हो गया। जबकि एक टीसीएम का लाइफ बहुत ही आसान होता है, वो ओनली डे टाइम में ही काम करता है, डे टाइम की जरूरत पड़ती है, नाइट में उसकी बहुत कम संभावना होती है। इसको नाइट में बहुत जगना पड़ता है ईएसएम को, जबकि टीसीएम को नहीं जगना पड़ता है। तो ये जो मैं बताया ना आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन सा लाइफ आपके लिए अच्छा है, कौन सा पोस्ट अच्छा है। अगर इस चीज को आप समझ जाएंगे ना, तो बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए कि कौन सा आप पोस्ट के लिए फिलअप करें। तो आपको ध्यान रखना है कि टीसीएम, और अगर ये सब में बोला जाएगा कौन सा भरना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपको टीसीएम के लिए ही अप्लाई करना है। और अगर आपको ईएसएम के लिए भरना हो ना, तो पहले टीसीएम, उसके बाद ईएसएम आप सेलेक्ट कीजिए। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तो आप सिर्फ टीसीएम का भरिए, ईएसएम का मत भरिए। लेकिन अब ये क्या है कि सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है जिसमें ये चांसेस रहता है आपके लिए, यानी सिग्नलिंग और टेलीकॉम का भर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट कम रहते हैं जिसमें कि अप्लाई कर सकते हैं 10+2 वाले। तो चूंकि पोस्ट की संख्या कम होती है, तो आपको टेलीकॉम तो भरते ही है और साथ ही साथ सिग्नलिंग का भी भर सकते हैं। इसलिए क्योंकि अगर जॉब लेना है, अब चूंकि जॉब की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, तो कोई भी जॉब मिल जाए तो चल जाएगा, चाहे वो डिफिकल्ट जॉब हो या आसान जॉब हो या किसी प्रकार का हो। लेकिन अगर आपको अच्छा जॉब चाहिए, तो ये चीज जो मैंने आज आपको समझाया है कि टेलीकॉम का पहले सेलेक्ट करना है, सिग्नलिंग का बाद में, इस दोनों में से कौन सा करना है आपको पहले, कौन सा बाद, जिससे कि आपका जीवन आसान हो जाए जीना। जॉब का जो जीवन रहेगा, नौकरी का जो जीवन रहेगा, वो आसान हो जाए। तो टेलीकॉम को पहले सेलेक्ट करना है, बाद में सिग्नलिंग को सिलेक्ट करना है।
अगर आपको बनना है तो आप ये टीसीएम बन जाएंगे तो बेहतर रहेगा। एक ईएसएम से ज्यादा कौन होता है, टीसीएम होता है। तो आप इस चीज को समझ गए कि 10+2 वाले के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, और ज्यादातर पोस्टिंग किसमें निकलती है 10+2 के लिए, वो सिग्नल एसएनटी में निकलती है, यानी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में निकलती है। जिसमें से अगर आपको भरना हो तो टेलीकॉम के लिए भरिए, सिग्नल के लिए मत भरिए। अगर आपको सिग्नल के लिए भरना ही हो तो पहले टेलीकॉम प्रायोरिटी में लीजिए, फिर सिग्नल की प्रायोरिटी में लीजिए। तो आप इस प्रकार से भरिए। अब जैसा कि मैंने आज आपको बताया 10+2 वाला किस प्रकार से कौन सा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, कुछ और भी पोस्ट हो सकते हैं ऐसे। अगर रेलवे का जो नोटिफिकेशन आएगा अभी 2024 का, तो उसमें जो भी पोस्ट होंगे उसमें से कुछ ऐसे पोस्ट भी हो सकते हैं और भी जिसमें 10+2 वाले भर सकते हैं। तो अब अभी मैंने जो बताया ना, उसमें ज्यादातर जो वैकेंसियां निकलती है 10+2 वाले के लिए बस एक ही डिपार्टमेंट एसएनटी डिपार्टमेंट है, जिसमें वो उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है भरने का। अन्य दूसरा डिपार्टमेंट में कम अपॉर्चुनिटीज होता है। तो इस चीज को समझ गए होंगे आप। और इसी प्रकार से लगातार मैं कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन से संबंधित भी वीडियो में लगातार डालते रहता हूँ, और मेरा वीडियो लगातार डेली सुबह 8 बजे आता है। तो आप हमारे इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ना, वो इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और से मिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि मैं स्वयं रेलवे में पोस्टेड हूँ, और मैं किस कौन से पद पे हूँ, मैं क्या हूँ, सब चीज की जानकारी मैं आपको आने वाले वीडियो में देता रहूंगा। तो लेकिन आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप कमेंट कर देना, कमेंट में देख करके उसका जवाब भी दे दूंगा आपको। और ऐसे लगातार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।